प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस समय मेरे पास जो व्यक्तित्व बैठे हैं वो है सूर्य गोदारा और आईएएस 2025 में इनकी रैंक आई है 343। तो सूर्य, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और निसंदेह आपकी वजह से हमारे पूरे क्षेत्र को फख्र का एक अवसर मिला है। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, गांव कौन सा है, परिवार माता पिता क्या काम करते हैं? जी सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपके सदैव मार्गदर्शन के लिए। और पहले दिन से ही जब मैं भाटिया आश्रम में आया तो आपने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि आपको प्रशासनिक सेवाओं में जाना है। उस समय तक मैं प्रशासनिक सेवाओं के बारे में जानता नहीं था, लेकिन मुझे गुरुदेव पे विश्वास था कि अगर गुरुदेव मुझसे कुछ कह रहे हैं तो निश्चिंत ही मैं कर पाऊंगा शायद। तो मैंने तैयारी प्रारंभ रखी। जहाँ तक सर मेरी शैक्षणिक योग्यताओं की बात है तो मेरी 10वीं तक की शिक्षा जो है वो गांव के राजकीय स्कूल में हुई है। उसके बाद मैंने 11वीं और 12वीं की शिक्षा डीएवी स्कूल श्री गंगानगर से की है सर। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है सूरतगढ़ पीजी कॉलेज सूरतगढ़ से, बीएससी किया था सर मैंने। और उसके बाद मैंने एमए किया हिंदी लिटरेचर में, चूँकि हिंदी लिटरेचर मैंने एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी में चूज किया था। और कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया है सर, और उसमें मेरा जेआरएफ भी है। और उसके बाद से सर मैं निरंतर तैयारी कर रहा हूँ। और पहले जब 2022 में जब मैंने साक्षात्कार दिया था सर, उस समय मेरा अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया था, लेकिन आरएएस में मेरा उस समय अंतिम रूप से चयन हो गया था और 131 रैंक मुझे मिली थी। और राजस्थान तहसीलदार सेवा में वर्तमान में काम करने का मौका मिल रहा है। जहाँ तक सर परिवार की बात है तो मेरे माता पिता गांव में रहते हैं और मैं भी वहीं रहता हूँ सर। और पिताजी हैं वो सरकारी शिक्षक हैं, माताजी गृहिणी हैं, 2 बहनें हैं वो भी सरकारी शिक्षक हैं। और मैं मूलतः ग्रामीण और किसान परिवार से सर आता हूँ। पिताजी आज भी स्कूल से जाने से पहले उसके बाद में सर कृषि के कार्य को हमेशा प्राथमिकता देते हैं और उसको बहुत ही सम्मान के साथ उस कार्य को करते हैं सर। और जो एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ साथ जो तैयारी का सर दौर रहा उसमें परिवारजनों का बड़ा सपोर्ट रहा। उनको इस बात का तो ज्ञान नहीं था कि भाई तैयारी में कितनी मेहनत करनी होती है, क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन उनको एक चीज़ थी कि हम हमारे बच्चे का हमेशा सपोर्ट करेंगे। अगर वो तैयारी करना चाहता है तो उसको तैयारी करने देंगे। उन्होंने कभी मुझ पे इस बात का दबाव नहीं बनाया कि मैं तैयारी ना करूं या मुझे नहीं करनी चाहिए। या तैयारी के दौरान भी बहुत सारा ऐसा समय आया जब बहुत सारी असफलताएं मिली, पर परिवारजनों ने हमेशा सहयोग दिया। मैं जब भी प्रीलिम्स का सर रिजल्ट आता था तो मैं 3-4 बार प्रीलिम्स में फेल हुआ, मैं फोन करता था प्रीलिम्स का रिजल्ट आते ही कि पापा मैं फेल हो गया इस बार वापस। तो पापा का हमेशा ये रहता था कि कोई दिक्कत नहीं है, अपने तो अगर बन जाएंगे तो बहुत बड़े बन जाएंगे, नहीं बनेंगे तो अपने क्या दिक्कत है, अपने आप आराम से आप तो अपनी तैयारी करो, अपने लक्ष्य पे ध्यान रखो, होगा नहीं होगा ये ईश्वर पे छोड़ दो, गुरुजनों पे छोड़ दो, तैयारी करो, आपका काम सिर्फ तैयारी करना है। और यही सर सारी चीज़ें रही, आपका आशीर्वाद रहा कि मैं निरंतर तैयारी करता रहा, जॉब के साथ भी तैयारी करी और फाइनली मेरा यूपीएससी में 343वीं रैंक पे चयन हुआ सर। अच्छा सूर्या, अब जो मेरा अगला प्रश्न है, मैं ये जानकारी लेना चाहता हूं आपसे कि लक्ष्य का निर्धारण किस प्रकार से करें, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं कि टारगेट को लेकर बच्चे बड़े कंफ्यूज्ड रहते हैं कि उनका टारगेट क्या होना चाहिए। मैं देखता हूं कि बहुत बिलो एवरेज बच्चा यूपीएससी का टारगेट रख लेता है और बहुत उच्च बुद्धि लब्धि का बालक जो है उसका लक्ष्य कांस्टेबल बनना हो जाता है या ग्रेड 4th बनना हो जाता है। तो लक्ष्य का निर्धारण करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? जी सर, जब मैं आश्रम परिवार से जुड़ा था उस समय मेरे मन में ये नहीं था कि मुझे प्रशासनिक सेवाओं में जाना है। उस समय मेरा एक ही टारगेट रहता था कि आश्रम में जो भी पेपर हों उनमें मैं एक अच्छी रैंक पे आऊँ। मैं टॉपर नहीं आ पाता था, लेकिन ये प्रयास रहता था कि मेरी रैंक अच्छी आए। तो उस चीज़ से हमें ये धीरे धीरे पता लगने लगता है कि हम किस सेवा में जा सकते हैं, कौन सी तैयारी हम कर सकते हैं। अगर हमें ये लगता है कि हम आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, आरएएस की कर सकते हैं या हमें कोई और तैयारी करनी चाहिए तो हमें उस पर विचार करना चाहिए। और इसमें सबसे ज़रूरी हमेशा आत्ममंथन रहता है।
बहुत सारे लोग आपको कम आंकेंगे, बहुत सारे लोग आपको बहुत ज़्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कहेंगे कि भी आप तो तैयारी करो, 6 महीने में आईएएस बन जाओगे। तो हमेशा उन दोनों ही प्रकार के लोगों से दूर रहना है, खुद का स्वयं का मूल्यांकन करना है, गुरुदेव का मार्गदर्शन रखना है और निरंतर प्रयास करते रहना है कि अगर मैं बेहतर हो रहा हूँ, अपने रिजल्ट्स में बेहतरी आ रही है, मैं चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पा रहा हूँ अलग अलग सब्जेक्ट्स को, तो उसी के अनुरूप हमें लक्ष्य जो है निर्धारण करने चाहिए। क्योंकि मैंने भी देखा सर, जो मेरे साथ में जो दोस्त थे, काफ़ी लोग यहाँ सूरतगढ़ में साथ तैयारी करते थे, उनमें कुछ लोगों का ये था कि वो जो ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं उनको वो बहुत तरीके से हैंडल कर पाते थे और उनका ये मानना था कि सब्जेक्टिव जो पेपर हैं जिनमें लिखना होता है उनमें हमारा इतना हम अच्छा नहीं कर पाते। तो उन लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग सबने हमने तैयारी की। कुछ जो बाकी दोस्त थे वो भी अलग अलग परीक्षाओं में सेलेक्ट हुए और जो लोग ये मानते थे कि भी हम मेंस का भी लिख सकते हैं, हमारी राइटिंग जो क्षमता है उसमें हम ये प्रयास कर सकते हैं कि हम मेंस लिखें, तो उन्होंने इधर प्रयास किए सर। तो हमेशा इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए लक्ष्य निर्धारण करते समय कि हम खुद का मूल्यांकन अच्छे से करें और दूसरा पूरे लक्ष्य निर्धारण के दौरान किसी को बताने के लिए कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ या मैं फला तैयारी कर रहा हूँ, ये चीज़ बताने पे अपने को ध्यान नहीं रखना है। आपको तो बस शांति से तैयारी करनी है। जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन पूरे जो आपका क्षेत्र है उन सभी लोगों को पता लग जाएगा कि ये उन चीज़ की तैयारी करते थे। इतने समय तक आपको उन चर्चाओं से दूर रहना है कि आप फला कोचिंग में पढ़ते हैं, फला चीज़ की तैयारी करते हैं। आपको अपनी मेहनत करनी है, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें। बहुत बढ़िया। आपको इस मुकाम तक पहुंचाने में सरस्वती मैया के साथ साथ आश्रम की क्या भूमिका रही? जी सर, 12th करने के बाद मैं सूरतगढ़ आया था और सूरतगढ़ पीजी कॉलेज में सर मैंने आपसे पूछ के उस समय एडमिशन लिया था कि कॉलेज के साथ साथ मैं कैसे तैयारी करूं। और 2015 में सर मैं आश्रम से जुड़ा था और आश्रम के जो फाउंडेशन बैच है उनमें मैं टाइगर लोयन, जी सर, उनमें मैं निरंतर सदस्य स्टूडेंट के रूप में पढ़ा था और साथ में मैं ऐसे देखता था कि भाई मैं बन सकता हूँ क्या। कभी मैं इस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आया कि भाई मैं तो पहले ही प्रयास में आईएएस बन जाऊंगा या मैं तो आईएएस बनने के लिए ही बना हूँ। मैंने कभी ये चीज़ें नहीं सोची। मैं इस बात का प्रयास करता था कि भाई मुझे हमेशा डर लगता था किसी को ये बताने में कि मैं आईएएस की तैयारी करता हूँ, क्योंकि सामने वाला मुझे ये लगता था कि मजाक ही बनाएगा कि भाई बन गए आईएएस या नहीं बने। तो मैं कोशिश प्राय यही करता था कि कम से कम बताऊं। और इस पूरे सर आरएएस से लेके यूपीएससी में सिलेक्शन तक हमेशा आपका मार्गदर्शन रहा। जब भी कोई भी एग्जाम की मैं प्रिपरेशन कर रहा होता था मैं निरंतर सर के पास आता था। तो सर हमेशा मुझे एक बात कहते थे, जब सर मैं आरएएस का इंटरव्यू और यूपीएससी के दोनों इंटरव्यू एक साथ आए थे तो मैं आपके पास था मॉक इंटरव्यू के लिए, तो आपने कहा था कि सूर्य अपना यूपीएससी में भी सिलेक्शन होगा और आरपीएससी में भी होगा, आप निश्चिंत रहो, आप तो तैयारी करो। मैं बस उस एक लाइन को हमेशा अपने मन में रखता था कि सर ने मुझे ये आशीर्वाद दिया है और मैं नहीं जानता सर ने कितने लोगों को ये आशीर्वाद दिया, लेकिन मुझे तो मिला है। मैंने चर्चा भी ज़्यादा इस बात की नहीं करी, मैं अपनी सर निरंतर तैयारी करता रहा और मुझे ये विश्वास था कि अगर मैं कर जाऊंगा तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने के बाद, सामान्य कॉलेज और स्कूल के बैकग्राउंड के बाद अगर मैं यूपीएससी में चयन ले पाता हूँ तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अगर किसी कारणवश मेरा नहीं भी होगा तो मुझे ऐसा कोई वो नहीं था कि भाई मैंने सब लोगों को बता रखा है या भाई इससे मुझे मानसिक तनाव आएगा या ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे ये था कि अपनी मस्ती से तैयारी करते हैं और जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद की बात देखेंगे। उसके बाद की बातें अभी पहले नहीं सोचनी है, पहले बस तैयारी पे फोकस रखना है। बहुत बढ़िया। सूर्य, मेरा एक प्रश्न और रहेगा कि कब टाइगर लोयन के दौरान सिकंदर सर ने आपसे बहुत सारे प्रश्न बनवाए, कक्षाएं भी पढ़वाई, तो क्या उसका कोई बेनिफिट आपको मिला? जी सर, वो एक रोचक वाक्य है। मैं आपसे पहली बार मिलने आया था क्योंकि मैं उस समय बहुत कम बोलता था सर। तो मैं जब पहली बार मिलने आया तो आपने कहा कि सूर्य तेरे नोट्स कहाँ हैं? तो मैंने कहा सर नोट्स तो मैंने नहीं बनाए अभी तक। तो फिर आपने कहा कि अब तुम हर संडे आओगे और मुझे नोट्स चेक करा के जाओगे। तो सर मैं पूरे हफ्ते चाहे किताब ही लिखता था, उस समय मैं पूरी किताब ही नोट्स में लिख लेता था, पर मैं हर हफ्ते वो नोट्स बना के सर लेके आता था आपके पास। आप चेक करते और आप कहते कि इन नोट्स को रख दो, अब नए बनाने। तो उस चीज़ से सर मुझे एक फ़ायदा ये हुआ कि एक तो किताबों को पढ़ने की मेरी जो स्पीड थी वो मेरी इम्प्रूव हुई, लेखन की जो मेरी स्पीड थी वो भी इम्प्रूव हुई। दूसरा सर एक बात आप हमेशा ये कहते थे कि भाई आपको कोई भी एग्ज़ाम देना है
तो उसका पेपर भी आपको बनाना आना चाहिए कि भाई अगर मैं ये एग्जाम का पेपर बना रहा होता तो उसमें सवाल कैसे आने होते। तो मुझे याद है सर, मैंने जो पहला पेपर आश्रम में बनाया था वो पुलिस, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के जो पेपर थे उसमें साइंस के मैंने सर प्रश्न बनाए थे उस समय। तो उन चीज़ों से सर मुझे बहुत फायदा मिला। और उसके बाद भी जब RAS मेंस के जो हमारे सीनियर थे वो जब एग्जाम दे रहे थे और कुछ साथी जब UPSC की भी तैयारी कर रहे थे, तो उस समय भी मेरा ये प्रयास रहता था कि कैसे मतलब जो UPSC में सवाल आ रहे हैं उनके अगर हम आसपास भी थोड़ा बहुत कोई सवाल जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है अगर वो बना पाएंगे तो हम ये चीज़ें आसानी से देख पाएंगे कि भाई हमें पढ़ना क्या है और क्या लिखना है। क्योंकि हम सवाल तो सर कौन सा आएगा ये तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन हमें ये पता है कि इन टॉपिक्स में से आ सकता है, उन टॉपिक्स को हम तैयार करके जा सकते हैं। तो इस चीज़ का बड़ा ही फ़ायदा मिला और मैंने खूब लंबे समय तक सर पेपर बनाए। आश्रम में मैंने 2-3 साल पढ़ाया भी था सभी बच्चों को। तो उससे सर मैं पहले मुझे ये लगता था कि मैं कभी बोल नहीं पाऊंगा, मतलब भीड़ के सामने या लोगों के सामने। तो मैंने एक बार आपसे कहा कि सर मैं बोल नहीं पाता हूँ, अगर कल को कभी इंटरव्यू देना पड़ गया RAS का या किसी और चीज़ का तो मैं बोलूँगा क्या इंटरव्यू बोर्ड के सामने। तो फिर आपने कहा कि आप क्लासेस लो और बच्चों से जब आप इंटरेक्शन करोगे, जो आपके साथी हैं उनसे इंटरेक्शन करोगे तो आपकी जो बोलने की जो शैली है वो विकसित होगी। और उस चीज़ का मुझे बड़ा फ़ायदा मिला कि जो हिंदी भाषा पे मेरी पकड़ थी वो मजबूत हुई। पहले मैं सिर्फ बागड़ी में बात करता था सभी से, चाहे मुझे कोई हिंदी भाषी मिले, चाहे कोई मुझे इंग्लिश मीडियम का मिले, उसे समझ में आए नहीं आए। फिर मैंने सोचा कि अपनी भाषा में बात करना तो अच्छी बात है, लेकिन हमारी जो भाषा शैली है वो अगर हम बेहतर करते जाएंगे तो कल को अगर हमें इंटरव्यू देने का मौका मिले तो उसमें हमें निश्चित ही बहुत फ़ायदा होगा। और उस चीज़ का सर मैं आज भी वो सारी चीज़ें टाइम फ्रेम के साथ जब याद करता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि भाई उस समय अगर वो स्टेप नहीं लिया होता तो आज मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा होता है, अगर उस समय मैंने ये चीज़ नहीं की होती तो मैं आज ये नहीं कर रहा होता। और एक बात उस समय सर आपने और कही थी कि भाई हम सेलेक्ट हों उससे पहले हमारा व्यक्तित्व तो ऐसा हो कि जिसे सेलेक्ट किया जाए। तो ये जरूरी है। ये प्रयास रहता था कि भाई हमारी जो किसी भी व्यक्ति से बात करने की जो शैली है वो बहुत ही सौम्य और सरल और मृदु स्वभाव के साथ होनी चाहिए। हम किसी भी व्यक्ति से बात करें तो मैंने सर उस पर भी बहुत समय तक काम किया कि भाई जब भी हम किसी से बात करते हैं तो कभी हमारी भाषा में ऐसे कोई शब्द नहीं हो जो उस व्यक्ति के मान सम्मान को ठेस पहुंचाए। और उसके साथ साथ सर मैंने हॉबी के रूप में 2015-16 में ही बुक्स पढ़नी स्टार्ट की थी सर। कन्हैया लाल सेठिया पुस्तकालय से मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी। तब तो मैं सर एक महीने में डेली मतलब हर दिन एक बुक पढ़ने लग गया था। बीच में मैं काफ़ी दिन फ्री था तो उन सारी चीज़ों से धीरे धीरे जो है भी व्यक्तित्व का भी इसके साथ साथ विकास हुआ कि हमें भाई एक काम पर्सनैलिटी तो बनना ही है। सेवाओं में हम जाएं, सेवाओं में हम नहीं जाएं, वो हमारा भविष्य हमारी मेहनत तय करेगा, लेकिन हम एक अच्छे इंसान तो रहें कम से कम। जब भी लोगों से बात करें तो उसमें वो चीज़ झलके। तैयारी करने से पहले ये बात भी सर मुझे आपसे सीखने को मिली। और सिकंदर सर भी इस चीज़ को बड़ा ध्यान रखते थे कि भाई जब भी कोई क्लास में आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं अगर बहुत बार नहीं आता, किसी दिन क्लास में नहीं आता तो मुझे बहुत डांट भी पड़ती है कि भाई आप नहीं आए थे। तो उस चीज़ का भी सर फायदा मिला कि वो कंटिन्यूटी सर हमेशा बनी रही। और हमेशा एक ही चीज़ होती है कि जब हम कंटिन्यू प्रयास करते हैं तो ही चीज़ों में हम सफल हो पाते हैं। बिना कंटिन्यूअस प्रयासों के सफलता मिलना बहुत ही कठिन सा हो जाता है सर। तो इस चीज़ का सर मुझे बड़ा फायदा मिला। सूर्या जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, तो वास्तव में कोई स्मार्ट वर्क नाम की चीज भी है या नहीं है? क्या कोई सफलता का शॉर्टकट होता है? जी सर, जो मेरी तैयारी का प्रिपरेशन का मैं दौर देखूं तो वो एक लंबा समय रहा जिसमें मैंने तैयारी की। तो उसमें एक बात हमेशा से रही कि मैं किसी किताब को एक बार में पढ़ के उसके स्मार्ट तरीके से मैं नोट्स नहीं बना सकता, या किसी किताब को शॉर्टकट तरीके में पढ़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर मैं किसी किताब को मल्टीपल रिवीजन में पढ़ता हूँ तो ही मैं स्मार्ट वर्क कर पाता हूँ। तो सर हमेशा जो स्मार्ट वर्क की जो पहली सीढ़ी जो है ना वो हार्ड वर्क ही रही है हमेशा ही। आप किसी भी टॉपर से जब बात करेंगे तो वो स्मार्ट वर्क एग्जाम के जस्ट 15-20 दिन या एक महीने पहले आता है
कि आप उस समय कैसे करें। उससे पहले 3-4 साल आपको प्योर हार्डवर्क ही करना पड़ता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, चीज़ों को समझना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीज़ें याद भी नहीं होती। तो आप कोशिश करते हैं कि कुछ ट्रिक्स बनाएं, कुछ चीज़ों को याद करें, लेकिन वो तभी सर समझ में आती है जब हम चीज़ों को पढ़ें, पहले हार्डवर्क करें, तभी हमें समझ में आएगी भाई ये चीज़ हमें नहीं याद हो रही। तो वो स्मार्ट वर्क की जो सर पहली सीढ़ी है वो हार्डवर्क ही है, उसके बिना आप कर नहीं सकते सर। बिल्कुल, ये बात मैं भी मानता हूं, लेकिन आजकल की जो हमारी युवा पीढ़ी है ना, वो कहती है कि चुटकी बजाए और टारगेट अचीव हो जाए। इसीलिए आप ये देखिए कि शॉर्ट्स और स्क्रॉलिंग का जमाना आ चुका है। जी सर, ये तो हमेशा से देखने में आया कि भाई जब से प्रशासनिक सेवाओं का ये सोशल मीडिया के दौर में जो ज़्यादा उनको लेके जुनून है वो पैदा हुआ, तो एक बात ये है कि इसमें जल्दी से जल्दी कैसे सेलेक्ट हों। तो फिर ऐसी चीज़ें देखने को मिली कि भाई आप ये शॉर्ट नोट्स पढ़ के आप सेलेक्ट हो सकते हो, ये फलां शॉर्ट नोट्स पढ़ के सेलेक्ट हो सकते हो। तो हम जब दोस्त थे हम आपस में बात करते थे कि अगर यार ये शॉर्ट नोट्स बनाने वाला अगर इतना ही तेज आदमी है तो ये खुद ही सेलेक्ट हो जाता। तो मतलब बात तो ये है कि ये तो किताब तो दे रहा है हमें और खुद हो नहीं रहा, हम और फंस जाएंगे क्योंकि शॉर्ट नोट्स में कुछ समझ में नहीं आएगा। तो शॉर्ट नोट्स सर तभी काम आते हैं जब आपकी बहुत सारी मेहनत उसके पीछे हो। उसके बिना आपको एग्जाम टाइम में कोई चीज़ याद नहीं आएगी अगर आपने बहुत तरीके से चीज़ों को समझ नहीं रखा है, पढ़ नहीं रखा है। शॉर्ट नोट्स बिल्कुल एग्जाम के लास्ट स्टेज के सर पार्ट हैं, वो भी खुद के बनाए हुए सर। सूर्या, मेरा अगला प्रश्न ये है कि आपको बहुत अनेक असफलताएं भी प्राप्त हुई हैं, तो असफलता का प्रबंधन एक बालक या बालिका को किस तरह से करना चाहिए? सर जब मेरा चयन हुआ तो किसी ने कहा कि इनका पहले अटेम्प्ट में हो गया, किसी ने कहा दूसरे में हो गया। तो मैंने सबको कहा ना भाई बहुत साल हो गए मुझे तैयारी करते हुए। तो उन्होंने कहा कि आपने तैयारी कब की? मैंने कहा मैं बहुत अरसे से तैयारी कर रहा हूँ। तो सर मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था यूपीएससी का, उसमें मेरा प्री नहीं हुआ था। फिर मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया सर, उसमें मेरा प्री नहीं हुआ। क्योंकि दोनों बार तैयारी मैंने इसलिए जारी रखी कि दोनों बार मेरा जीएस पास हो रहा था सर, साइंस बैकग्राउंड का होने के बावजूद मेरा सीसेट नहीं निकल रहा था। बिल्कुल। तो मुझे ये था कि मुझे सीसेट भी पास करना है, इस बार अच्छे से मेहनत करनी है। तो तीसरी बार जब मैंने यूपीएससी का प्री दिया तो मेरा प्री हुआ, फिर मैंने मेंस दिया, मेंस हुआ, इंटरव्यू दिया और उसी दौरान मैंने आरएएस का भी सर इंटरव्यू दिया। आरएएस के इंटरव्यू से जस्ट कुछ महीनों पहले ही यूपीएससी का सर फाइनल रिजल्ट आया था और उसमें मेरा चयन नहीं हुआ था। बिल्कुल। और यूपीएससी का सर जो मेंस था उसके 15 दिन बाद फर्स्ट ग्रेड का भी सर एग्जाम था। मैंने बीएड भी किया हुआ है, मैंने फर्स्ट ग्रेड का भी एग्जाम दिया था और आरएएस के इंटरव्यू से कुछ दिन पहले ही वो रिजल्ट आया था और उसमें भी मेरा नहीं हुआ था। फिर मुझे ये था कि यार अपना तो कहीं नहीं हो रहा, मतलब ऊपर से नीचे तक सारे एग्जाम देख लिए। फिर आरएएस का जब इंटरव्यू हुआ उसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ तो एक सुकून मिला कि भाई तैयारी करने से सिलेक्शन हो तो रहा है। उसके बाद फिर मैंने सर आरएएस में चूंकि ज्वाइनिंग नहीं आई थी और जब ज्वाइनिंग आई तब भी मैंने छुट्टियां लेके और फिर प्रीलिम्स दिया। तो छुट्टी लेने के बावजूद मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला। फिर मैं फिर परेशान भी है, ये हो क्या रहा है, मतलब जब छुट्टी लेके तैयारी कर रहे हैं तो भी नहीं हो रहा, सही तरीके से कर रहे हैं सामान्य तरीके से तो भी नहीं हो रहा। और इस बार जब ऑन ड्यूटी थे इस बार छुट्टियां ले नहीं पाए थे सर, ऑपरेशन सिंदूर की वजह से प्री का जब समय था उस समय। तो फिर मैंने कहा आपने तो बढ़िया इस बार शांत दिमाग से पेपर दे के आए, क्योंकि मैंने तैयारी खूब करी है, मुझे चीज़ें पता है, मैं बेसिक सारे सब्जेक्ट पढ़ के जाऊँगा और पेपर दे के आऊँगा और मेरा यूपीएससी प्री पास हो गया। तो पूरे जो मेरे साथ के लोग थे वो सब खुश थे कि सर आप पढ़ते तो हमें दिखे नहीं, आपने पास कैसे किया। तो मैंने कहा यार मैं पढ़ तो कई सालों से रहा था पर मेरा पेपर का जो मैनेजमेंट है वो नहीं हो पा रहा था और इस बार वो मैंने सही तरीके से किया। सर इस सारे जो क्रम में असफलताएं बहुत बार आई और असफलताएं जब भी आती है तो आपका व्यक्तिगत जो मनोबल है वो हमेशा गिरता ही है कि मेरा जब मैं देश की सबसे बड़ी जब सेवा में जाने का स्वप्न देख रहा हूँ और मैं अगर प्रीलिम्स जो प्रारंभिक परीक्षा की कड़ी है उसको भी पार नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर मैं उस स्वप्न को क्यों देख रहा हूँ, मतलब ये तो बहुत ही वो है। तो उसी दौरान सर मैंने ये अलग अलग एग्ज़ाम दिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम दिया, उसमें भी मेरा हिंदी से नहीं हुआ था। तो हमेशा मैंने इस बात को ध्यान रखा कि असफलताएं जो है ना वो आएंगी। मतलब मैं हमेशा जब तैयारी कर रहा था तो ये चीज़ देखता था कि भाई काफ़ी लोग जो हैं जो सामान्य ग्रामीण पृष्ठभूमि से या आते हैं, ग्रामीण परिवारों से आते हैं,
उनका चयन एकदम से आप चमत्कार नहीं कर पाओगे कभी भी। आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा और आपको लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका चयन हो सकेगा। तो ये बात मुझे हमेशा से थी कि असफलताएं तो मिलेंगी। बिल्कुल। तो उन असफलताओं का प्रबंधन कैसे करें, तो इस चीज़ में सर मेरे जो साथी दोस्त थे, रूममेट्स थे, उन्होंने बड़ा सहयोग किया कि भाई जिस दिन भी रिजल्ट आता तो पता लग जाता था कि भाई आज रिजल्ट आना है, प्री का आना है या मेंस का आना है या इंटरव्यू का आना है, तो सारे दोस्त एक साथ आ जाते थे कि भाई हम तेरे पास ही रुकेंगे, रिजल्ट आएगा उसके बाद ही देखेंगे। तो उन्होंने सर वो जब फेलियर्स हुए तब भी वो साथ थे, और जब सक्सेस मिली, सेलेक्ट हुए तब भी वो साथ थे। तो मेरा तो सभी से यही कहना है कि भाई आप एक तो अपने परिवार से हमेशा बातचीत करते रहें कि भाई आपको तैयारी के दौरान जेन्युइन समस्याएं जो आ रही हैं उनको परिवार से डिस्कस करें, अपने दोस्तों से बातचीत करें, उनके साथ घूमें। आप तैयारी के दौरान ऐसा फेज आता है कि आपको बिल्कुल लग रहा है कि कोई एनर्जी नहीं है, आप 2-3 दिन आसपास की कोई भी जगह है वहाँ पे घूमने चले जाएं, ननिहाल चले जाएं, कहीं जाएं, ताकि आपको थोड़ा जो मेंटल स्टेबिलिटी मिले, आप में पुनः से ऊर्जा का संचार हो। साथ ही सर चूँकि मेरी हॉबी हिंदी नॉवेल्स पढ़ना थी, तो मैं जब स्ट्रेस के टाइम में सर मैं किताबें बहुत पढ़ता था। तो उन किताबों में मैं देखता कि भाई एक किताब में सर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें वो पूरी जीवन काल ही होता है और उसमें इतने सारे पात्र होते हैं और उनके साथ इतनी सारी दुर्घटनाएं होती। तो ऐसे आता था कि यार अपने साथ इतनी दुर्घटनाएं तो नहीं हो रही, जीवन तो सही चल रहा है, टाइम से खाना मिल रहा है, बढ़िया तैयारी हो रही है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। अपने को तैयारी करनी है, मतलब असफलताएं आएंगी और असफलताएं नहीं आए ऐसा कोई तोड़ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि भाई आप बिना असफल हुए कहीं सफल हो जाओ। लेकिन असफलताएं आती है और उसके बाद अब आप सफल होते हो तो उतना ही बड़ा आपको आनंद आता है। तो बस असफलताओं के दौर में अब ये याद रखें हमेशा कि हम एक दिन सफल होंगे, हम होंगे कामयाब, और जिस दिन कामयाब होंगे ये सारी असफलताएं, सारे हमारे दुख हैं वो दूर हो जाएंगे। और कभी भी आपको ऐसा लगे किसी भी मेरे साथी बंधुओं को कि वो मानसिक तनाव में है, तो उसको चीज़ को स्वीकार करना चाहिए कि मैं उनको सर मेंटल स्ट्रेस ना कह के उसको ये कहूँगा। कई बार हम वैसे ही परेशान हो जाते हैं, मन नहीं लगता, मतलब गाँव की भाषा में ये कहते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा, तैयारी करने का मन नहीं कर रहा या मेरा जी नहीं लग रहा। तो आप बस मन नहीं लग रहा तो शांति से 4-5 दिन अपना जो परिवार को समय दें, दोस्तों को समय दें, घूमें। आपको जब ये लगे कि हाँ भाई ठीक है कोई बात नहीं, एक रिजल्ट आया था उसमें मेरा नहीं हुआ, मुझे वापस से तैयारी करने हैं, और उस मेंटल स्टेज के साथ आप वापस तैयारी करें, क्योंकि ये हमेशा होगा। ये हम काम करते हैं सर तभी भी होता है, और जब हम गांव में देखते हैं उतने मानसिक तनाव तो हमारे सामने आते ही नहीं कि जब एक किसान जो है वो 4 महीने 5 महीने एक फसल की देखभाल करता है और एक आंधी से, एक तूफान से वो फसल खराब हो जाती है, उतना मानसिक तनाव तो हमें देखना ही नहीं पड़ता। तैयारी के दौरान तो बस यही है कि हमने एक एग्ज़ाम दिया और उसमें नहीं हुआ, बाकी लोगों का हुआ या हमारा नहीं हुआ, तो ये चीज़ें तो आएंगी। लेकिन आप बस परेशान नहीं हो, जब भी मन नहीं लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सामान्य बात है कि तैयारी के दौरान मोमेंटम हमेशा आपका हाई नहीं रहेगा, वो हाई और लो के बीच में हमेशा चलता रहेगा। तो जब भी आपका लो फेज हो तो आप बस खुद पे विश्वास बनाए रखें, और एक कोशिश ये करें कि भाई खुद को कभी मूर्ख नहीं बनाना है कि अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो कभी ये नहीं सोचना है कि आज तो मैं सारे दिन पढ़ लिया, या किसी दिन 10 घंटे पढ़ लिए तो सर अब मैं 5 दिन नहीं पढ़ूंगा। मेरा ये होता था कि चाहे मैं 4 घंटे 5 घंटे पढ़ूं, पर मैं पूरे महीने में 25-26 दिन है, मैं 3-4 दिन का सर हमेशा ही लेके चलता था। 4 दिन तो मैं मस्त इधर उधर जाके आऊँगा, पर महीने में 25 से 26 दिन तो मैं पढ़ूंगा। और ये बात सर पेंशिया सर आए थे एक बार, तो उन्होंने अपने सेमिनार में कही थी कि आप ये जो कहते हो ना कि भाई पढ़ना बहुत पड़ता है ये, तो आप महीने में आप 25 दिन पढ़ लो। 4 संडे मान लो, आप 4 संडे को बढ़िया आराम से रेस्ट करो, मूवी देखो, खेलने जाओ, क्रिकेट खेलो, जो कर सकते हो वो करो। लेकिन आपका 25 दिन में जो एवरेज है वो हर दिन 6 घंटे का तो कम से कम रहे। तो मैंने इस बात का प्रयास किया कि मुझे पढ़ना डेली है, चाहे मैं कहीं भी जा रहा हूँ मुझे डेली पढ़ना है। और इस चीज़ का ही मैनेजमेंट जो है ना, वो आपका स्ट्रेस भी अपने आप कम करता है कि भाई आप डेली पढ़ रहे हो, छोटे छोटे टारगेट अचीव कर रहे हो और धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ रहे हो, तो उससे फ़ायदा मिलता है। हमेशा मैं कोई भी किताब पढ़नी शुरू करता तो उस पर लिखता कि मुझे इतने दिन में इसको पढ़ना है, और फिर मैं प्रयास करता कि मैं इतने दिन में इसको पढूं, तो वो एक छोटा सा टारगेट अचीव होता है। फिर जैसे थोड़े खुश हो जाते हैं, बाहर जाके चाय पी लेते हैं, तो ये होता है कि अब एक किताब पढ़ ली, अब दूसरी पढ़ेंगे या इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे। तो ये चीज़ हमेशा तैयारी के दौरान सर ध्यान रखनी चाहिए। अच्छा सूर्या, एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा। ये हमारा 6ठा प्रश्न है। इस पर हमारी अभी बात भी हुई है, तैयारी और आत्ममंथन पर। आप इसको थोड़ा सा आप और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दीजिए। जी सर, मुझसे जैसे मेरे काफ़ी साथियों ने भी कहा कि तैयारी तो हम भी कर रहे हैं,
तो हमारा भी नहीं हो रहा है, आपका भी नहीं हुआ था, फिर भी हमें तैयारी जारी रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। मैंने उन सभी साथियों से ये कहा कि भाई आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उस एग्ज़ाम की आप मेरिट देखो, आप अपनी मेरिट देखो कि आपके नंबर मेरिट से कितने कम रहे। अगर आप एक मार्जिन तक रह रहे हैं कम की 2, 5, 10 नंबर का अगर मार्जिन है, उसको मेहनत करके तैयारी करके किया जा सकता है। आप मेरिट सर अगर 80 जा रही है और मेरे 20 ही नंबर आ रहे हैं, तो और फिर मैं ये कहूँ कि भाई मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, बढ़िया तैयारी चल रही है, तो ऐसा काम कभी नहीं करें। न खुद को बहकावे में रखें, न परिवार वालों को बहकावे में रखें। और एक सर मेरा ये मानना था कि नंबर्स के प्रति है ना हमेशा सच्चा रहना चाहिए। मान लो मैंने ये बहुत सारे दोस्तों को ये देखा कि वो हमेशा ये कहेंगे कि है ना हमारी तो कट ऑफ क्रॉस हो रही है, और जब उनके मेरिट जब आती है तो उनके कट ऑफ से 40 नंबर नीचे होते हैं, 50 नंबर नीचे होते हैं। तो आपको झूठी तारीफों से कोई लाभ जो है ना लंबे समय तक मिलना नहीं है। आपके नंबर कम आ रहे हैं ना, आप उसको स्वीकार कर लें कि मेरे कम आए। वो स्वीकार्यता ही जो है वो आपकी मेहनत की, आपकी सफलता की राहें जो है ना उसको तय करती है सर। जब हम नहीं स्वीकार करते कि हमारे नंबर नहीं आ रहे, और मैंने बहुत सारे जो साथ में थे, हम कई बार दोस्तों मजाक भी ऐसे करते थे कि भाई तेरे नंबर तो तू तो कह रहा था अभी तेरे इतने नंबर है, तेरी मार्कशीट तो दिखा कर, नहीं मार्कशीट तो गुम गई, रोल नंबर गुम गए ऐसे। तो हमें खुद के प्रति सच्चा रहना है। मैं हमेशा मेरी मार्कशीट मेरे पापा को भेजता था कि मेरे इतने नंबर आए, जो आश्रम के रिजल्ट भी थे वो भी मैं दिखाता था कि मेरे इतने नंबर आए। तो हमेशा उसके प्रति सर हमेशा ही सच्चा रहें कि आप अगर मेंस में 3 घंटे में सर 20 सवाल लिखने हैं, और आप अगर 3 घंटे में 16 ही लिख पा रहे हो ना, उस बात को आप स्वीकार करो कि मैं 16 ही लिख पा रहा हूँ। मैं जब अगली बार प्रयास करूँ पेपर दूँ तो मैं 16.5 या 17 प्रश्न कर सकूँ। इससे चीज़ें आपकी इम्प्रूव होगी। मुझे याद है सर कि पहली बार जब मैंने मेंस का एक टेस्ट लिखा था तो आपने एक कॉपी दे दी थी कि इस पर लिखो, और उस समय तक मेंस के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। क्योंकि आपने कहा था कि 3 घंटे कॉपी भरनी है, तो मैंने 3 घंटे में वो कॉपी भर दी थी, पता नहीं क्या लिखा था उसमें। और उससे फ़ायदा क्या हुआ सर कि हम 20 लोग पेपर दे रहे थे, बाकियों ने सवाल किसी ने 15 किए थे, किसी ने 14 किए थे, उनके एवरेज मार्क्स आए, मैंने 20 किए थे तो मुझे 3-3 नंबर ही मिले, तो मैं उस क्लास में उस दिन टॉपर आ गया। तो मैंने हमेशा ये चीज़ सोची कि भाई आपको एक तो जो पेपर की जो भी डिमांड है ना उसको हमेशा पूरा करना है। आपसे 20 सवाल पूछे जा रहे हैं, आपको 20 लिख के ही आने। आप ये मत सोचें कि मैं 2 सवाल अच्छे लिख के आऊँगा। हाँ, किसी कारणवश से एक आधा छूट जाए वो एक सर अलग बात है, लेकिन आपको प्रयास हमेशा यही रखना है कि भाई आप पूरा पेपर जो है अटेम्प्ट करके आए। और इन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखें कि मैं सुधार क्या कर सकता हूँ। कि मैं मेरे पेपर सर मैं खुद ही चेक कर लेता था कि मैं इसमें क्या लिख भी, मुझे क्या चीज़ें मैंने नोट्स जब मैंने बनाई या मैंने किताब में ये टॉपिक पढ़ा तो मैंने क्या बातें पढ़ी थी और क्या मैं लिखने से रह गया। मैं इस चीज़ का सर बड़ा ध्यान रखता था कि भाई मुझे इस बार जब ये सवाल इस तरीके का कोई सवाल आए तो मैं ये सारी बातें उसमें लिखूंगा। तो ये चीज़ें जो आत्ममंथन जो है ना वो हमेशा सर काम आता है, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन में तो सर बहुत ज़्यादा काम आता है। क्योंकि पिछली बार यूपीएससी में जब साक्षात्कार दिया उस समय मेरे मार्क्स 153 थे सर, और इस बार मेरे 200 मार्क्स आए। तो उस चीज़ में बड़ा वो मिला। पहले मुझे लगता था कि मुझे इंटरव्यू नंबर मिल जाएंगे। मैं इसी माइंडसेट के साथ इंटरव्यू दे आया और मुझे नहीं मिले। फिर मुझे ये था कि भाई मिलेंगे नहीं अगर हम मेहनत नहीं करेंगे और खुद में सुधार नहीं लाएंगे चीज़ों को लेके, कि हम जब भी आंसर कर रहे हैं तो आंसर जो है अपने को जो चीज़ें पता है हम सिर्फ वो चीज़ें बताएं। हम कोई भी अंदाज़ा लगा के या तुक्का लगा के ऐसे कोई आंसर नहीं करें। तो ये आत्ममंथन का फ़ायदा पूरी तैयारी में सर प्री से लेके इंटरव्यू तक भी रहता है, और जब आप असफलताओं के चरण में होते हैं तब भी रहता है। तो हमेशा प्रयास ये करें कि किसी को हमें ये नहीं बताना है कि भाई मैं कितने नंबर ला रहा हूँ या कितने नहीं ला रहा हूँ। आपको खुद को ही बताना है और खुद से ये वादा करना है कि मैं इस बार जो है ना मेरे नंबर इस पेपर में बढ़ने चाहिए। अगर मेरे नहीं बढ़ रहे तो मुझे इस बात की चिंता होनी चाहिए कि मेरे नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे। आप फिर जो आपके सीनियर साथी हैं उनसे आप चर्चा करें कि भाई मेरे इस पेपर में नंबर नहीं आ पा रहे। और ऐसा मैंने किया भी जब यूपीएससी में मैं जीएस में मेरे पिछली बार सर थोड़े कम नंबर आए थे, तो इस बार मैं जो सेलेक्ट हो रखे थे उनसे पूछा कि मैं कैसे नंबर लेके आऊँ। तो उन्होंने मुझे कुछ तरीके बताए कि आपको सूर्य भाई ये करना चाहिए, आप ये गलत कर रहे हो। तो जहाँ पे उन्होंने कहा मैं गलत कर रहा हूँ तो मैंने उन चीज़ों को सही किया उसी दिन से, कि भाई उन्होंने कहा है मतलब भी गलत कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ स्वीकार करनी पड़ेगी। तो हमेशा या तो ज़्यादा सलाहें तो मैं नहीं कहता सर किसी से आप ले, लेकिन जो भी आपको सही और सच्चे तरीके से जब भी कोई भी व्यक्ति आपको सलाह दे तो आप उसको आत्मसात करें, उसको मानें और उस पर काम करें। उसको बताए नहीं लोगों को कि भाई उसने ये सलाह दी थी। क्रॉस वेरीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस 1 या 2 व्यक्ति अगर आप चाहते हैं तो उनको निर्धारण कर लें कि भाई इनसे पूछूंगा
और अगर ये मुझे कहेंगे कि आपको इस चीज़ में सुधार करना है तो ये मैं सुधार करूँगा। और सर जहाँ तक आपने वो स्मार्ट वर्क की बात कही, तो इस बार जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो इस बार थोड़ा ये फ़ायदा हुआ था कि चैट जीपीटी और ये कुछ चीज़ें आ गई थी। तो इसमें ये था कि जब हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है और हमें किताब में मान लो कोई चीज़ नहीं मिल रही, या मतलब कोई टॉपिक के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें नहीं मिल रही, तो इनसे ये थोड़ा ये फ़ायदा हुआ कि हम जब उसमें वो सवाल टाइप करके उसमें डालते हैं तो हमें वो कुछ फैक्ट और चीज़ें मिल जाती है। लेकिन फिर भी उस चीज़ को अपने तरीके से नोट्स में भी ढालना पड़ता है और उनको अच्छे तरीके से लिखना पड़ता है सर। तो स्मार्ट वर्क होता ज़रूर है, लेकिन स्मार्ट वर्क की जो पहली सीढ़ी हार्ड वर्क की रहती है, और दूसरा सर ये आत्ममंथन जो है, ये दो चीज़ें ही हैं जो आपको असफलता से सफलता की ओर लेके जाती हैं। सूर्या, अब एक फोटो मैं हमारे सभी विद्यार्थियों को दिखा रहा हूँ। ये फोटो है आश्रम के प्रेरणा उत्सव की, और मुझे ये आपके मित्र और वर्तमान में तहसीलदार अंकित ने शेयर की है, जिसमें आप बिल्कुल छोटे छोटे हैं और नीचे बैठे हुए हैं, और प्रेरणा उत्सव जो है चल रहा है। तो आश्रम के इस प्रेरणा उत्सवों से आपको क्या लाभ हुआ? जी सर, जब पहली बार 12th करके 2015 में आए थे, तो उसके बाद पहला प्रेरणा उत्सव हुआ। आदरणीय पेंशा सर आए थे उस हाँ, 15 की बात है ये। जी। तो सर जब हमने जीवन में पहली बार मैंने आर्य सब ऑफिसर भी गांव में जब तक मैं पढ़ रहा था मैंने नहीं देखे थे। हमने पहली बार ये देखा भी कोई जो सेलेक्टेड है यूपीएससी में और कोई कलेक्टर आए हैं मतलब यहाँ, तो हमें इस चीज़ का वो बड़ा मिला। तो हम उस ग्रुप में काफ़ी सारे उस समय साथी तैयारी कर रहे थे और काफ़ी दोस्त हमारे इसमें भी सिलेक्ट हुए, काफ़ी लोग अलग अलग ना भी यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं। तो प्रेरणा उत्सवों में हमेशा ये रहता था कि भाई अपने को अभी ना सेलेक्ट होके उस दिन एक दिन वहाँ पे ज़रूर सिर से माला पहननी है और उसका प्रयास करना है। तो ये चीज़ हमेशा से रहती है कि प्रेरणा उत्सव जब भी होते और पेंशा सर जब भी आते तो मैं सर हमेशा उस क्लास को पूरी तरीके से अटेंड करता कि भी सर जो बात बताते मैं उनको नोट करता कि हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो उन चीज़ों से सर हमेशा फ़ायदा मिलता है कि कुछ चीज़ें आपको वैसे सपोर्ट के लिए चाहिए, कुछ बातें कि आप जिनको है ना अपने को खुद को विश्वास दिलाने के लिए कह सको। तो वो बातें जो है वो आपको प्रेरणा उत्सवों में और जब आपसे मैं मार्गदर्शन लेने आता था तब वो मुझे मिलती थी। और मैं तो आपका चेहरा देख के ही मैं वो हो जाता था कॉन्फिडेंस से पूरा कि भाई सर से मिल लिया, अब अपने बढ़िया से तैयारी करेंगे। जब भी मैं निराश या परेशान होता मैं हमेशा आपको कॉल करता और उस बात से हमेशा मुझे फ़ायदा मिलता कि भाई अब सर से बात हो गई, अब कॉन्फिडेंस आ गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अपने बढ़िया तैयारी कर रहे हैं और अपने को बढ़िया से एग्ज़ाम दे के आना है। बिल्कुल सूर्या, प्रेरणा उत्सव का आपका ये फोटो और प्रेरणा उत्सव का आपके चयन का वीडियो भी हम लोग शेयर कर रहे हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।